हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवस्थी सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो उसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें हम लोग चार्ज की स्टैटिक या स्टेशनरी कंडीशन पढ़ते हैं, और वो स्टेशनरी कंडीशन में जो जो लॉज फॉलो करता है या जो जो प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, जो जो प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिटेल में पढ़नी है। अब ये एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो वो हम लोग फर्दर सेकेंड पार्ट में करेंगे। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लियर है बच्चों? अब देखो, यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये जो क्लास कर रहे हैं, ये नीट और जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए, या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क के जो स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल एग्जाम्स में, प्री बोर्ड में जो बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई में, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ से। क्लियर है? कूलॉम्स लॉ अगर देखो तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है, ये सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस पे एक्सपेरिमेंट्स करके जो रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट को कूलॉम के ऑनर में कूलॉम्स लॉ कह देते हैं। और वो रिजल्ट क्या था? यानी टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स लगता था दोनों चार्जेस के, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में, ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स लगेगा टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाता है एक्चुअल में? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये हो जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पे जो K है वो समझते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जो K है ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी K की 9 × 10⁹, और यूनिट हमारी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यूनिट हमको यहां से मिल जाती है न्यूटन फोर्स की यूनिट इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर कूलॉम कूलॉम, दोनों चार्जेस की यूनिट कूलॉम स्क्वायर, वो नीचे चला जाता है। तो इस वजह से इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब अगर इसको भी हम लोग पुट कर दें K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर ये फोर्स हमारा हो जाता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स देता है ये कूलॉम्स लॉ। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं हम, ये भी एक कांस्टेंट है, और इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। ये है परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ये एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। फ्री स्पेस और एयर, ये है यहां पे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, एप्सिलॉन नॉट यहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स होती है
ये होती है, सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। जो ये वैल्यूज हैं ये गिवन नहीं होंगी नीट के पेपर में या फिर जेईई मेन के पेपर में, ये गिवन नहीं होती है, ये याद रखनी होती है वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो के की यूनिट के अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट में इनवर्स का रिलेशन है, तो इस वजह से यूनिट भी इनवर्स हो जाएंगी। तो इसकी यूनिट हो जाती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाती है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो है परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, हम लोग चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग फार्मूले लिखेंगे डायरेक्टली, थ्योरी पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे। हम लोग जेईई मेंस या नीट के लिए कर रहे हैं, या जो ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए। अब देखो, जो कूलम्स लॉ है बेसिकली ये हमें फोर्स देता है जो चार्जेस के बीच में लग रहा होता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस वजह से कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हमें आना चाहिए, कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, देखते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो अगर इसी लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने से मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ उसमें एक डायरेक्शन आ जाएगा। तो डायरेक्शन लाने के लिए हम लोग इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। क्लियर है? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट वो डायरेक्शन दे देगा हमारे फोर्स को। तो इस वजह से जो फोर्स पहले नॉर्मल फोर्स था, या फिर हम ये कह सकते हैं जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था पहले, अब वो डायरेक्शनल भी हो जाएगा, मतलब अब वो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो इसी फोर्स को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं उन्हीं दोनों चार्जेस के लिए जिनके बीच की डिस्टेंस अगर r थी और चार्जेस हमारे q1 और q2 थे, तो उसी के लिए जो हमारा कूलम्स लॉ होगा वेक्टर फॉर्म में, वो हो जाता है F वेक्टर। इस बार वेक्टर लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ थी, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ R, वेयर R कैप है हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ R वेक्टर। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे हमें मिलता है। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो इस वजह से जो R कैप है ये हमारा हो जाता है R वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मॉड लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग जानते हो। और जब हम लोग मॉड लगा देते हैं तो ये एरो हट जाएगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर डिवाइडेड बाई R। तो इस R कैप को हम लोग R वेक्टर बाई R से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम लोग फाइनली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाई R। अब ये R स्क्वायर और R मिलके R क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में मिलेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक ही फोर्स के दो अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक ही यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है और एक ही कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करके हम यहां पे पहुंचे हैं, तो वैल्यूज दोनों सेम ही हैं, बस देखने में थोड़ा सा फर्क है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको कवर करनी है, इधर उधर की फालतू बातें कम, काम की बातें ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा, बकवास कम। अब हम लोग बेसिकली एक लॉ है या फिर प्रिंसिपल है कह सकते हो, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम। उसमें हम लोग किसी अगर गिवन चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस मिलके फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स निकालते हैं। क्लियर है? तो हम लोग अब यहां पे लिखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सीखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई चार्ज है Q और इसके अलावा n अदर चार्जेस हैं सिस्टम में, और वो सब इस पे फोर्स लगाएंगे Q पे। उसका नेट फोर्स हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वही नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं, वही देखते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं चार्ज है हमारा Q1 जिसकी Q से डिस्टेंस है R1। दूसरा चार्ज है मान लो हमारा Q2, इसकी Q से डिस्टेंस है R2। ऐसे ही सिस्टम में n चार्जेस हैं तो हम लोग डैश 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 करके Qn लिखेंगे, और Qn की मान लेते हैं डिस्टेंस है Q से Rn। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी गिवन चार्ज पे जो सिस्टम ऑफ चार्जेस का, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस का यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं सिस्टम में, कितने भी हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो नेट फोर्स होगा किसी गिवन चार्ज पे वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेटेड बाय ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जितने भी चार्जेस उस सिस्टम में प्रेजेंट हैं वो जो अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएंगे गिवन चार्ज पे, उन इंडिविजुअल फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी नेट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज। सो यहां पे जो Q पे नेट फोर्स होगा उसको हम लोग F नेट लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q एंड फोर्स अप्लाइड बाय Qn ऑन Q. So it will be equal to F1 vector plus F2 vector plus dash dash Fn vector. अब वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस को लिखना हम लोग सीख चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में, तो अब इसी को लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल टू F1 क्या है हमारे पास, K Q इंटू Q1। यहाँ पे एक चार्ज Q है, दूसरा Q1 है, तो K Q1 Q2 की जगह पे K Q Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप यूनिट वेक्टर, प्लस Q2 का फोर्स K Q Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, प्लस डैश 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 nth चार्ज का फोर्स K Q Qn डिवाइडेड बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। ये हमारा नेट फोर्स हो गया। अब चाहे तो हम इसको KQ को कॉमन ले सकते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में लिख सकते हैं, तो इसी को लिख लेंगे सिंप्लीफाइड मैनर में। नोट कर लो यहां तक। क्लियर है सबको?
बेसिकली अगर के क्यू को कॉमन ले लो तो हम इसी एफ नेट को फर्दर लिख सकते हैं के क्यू इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डैश 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 Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। अब इसको चाहो तो ऐसे ही रहने दो, और चाहे तो इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में सिग्मा लगा के लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाइड दिखेगा ये एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग सिग्मा लगा के समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट। तो इसी को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टिल n QI डिवाइडेड बाई RI स्क्वायर इंटू RI कैप। अब ये I हमारा 1 to n वैरी करेगा, और सिग्मा का मतलब हर एक टर्म के बीच में पॉजिटिव या प्लस साइन यूज होगा, तो यही एक्सप्रेशन हमारा मिल जाएगा हमको। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो जो नेट फोर्स हमें मिलता है किसी गिवन चार्ज में, जो बहुत सारे चार्जेस की वजह से आता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो यहाँ से हमको मिलता है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो पहले हमने लिखा था वहाँ से भी निकाल सकते हो। ये सिर्फ एक ही टर्म को, एक ही नेट फोर्स को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रिप्रेजेंट कैसे भी करो, करना एक ही चीज है। जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे गिवन चार्ज पे, उन सबका वेक्टर सम हमको निकालना है। जो वेक्टर सम होगा वही होगा नेट फोर्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो ये होती है किसी गिवन चार्ज के अराउंड का वो स्पेस या वो रीजन जिसमें वो किसी अदर चार्ज पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। जितने रीजन में कोई गिवन चार्ज किसी अदर चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने में कैपेबल होता है, दैट रीजन और दैट स्पेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसके बाद एक और टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्चुअल में किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा, उसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये चूंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है, इस वजह से इसको हम लोग फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। एक तो समझ चुके कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा वही फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसी को हम लोग समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? तो ये चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो अगर हम लोग ये माने कि कोई गिवन चार्ज मान लो हमारा कैपिटल Q है और इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसपे हम स्मॉल चार्ज Q रख रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया है
पर यूनिट फोर्स निकालने के लिए फोर्स को इसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा F इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू F बाई क्यू। F की वैल्यू रिप्लेस कर दो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, स्मॉल q से डिवाइड कर दो, Q Q कैंसिल हो गया। तो E का जो एक्सप्रेशन आता है यह आता है K Q बाई आर स्क्वायर, K Q बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि है तो ये भी फोर्स ही, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा वो फोर्स है ये, तो इस वजह से ये भी वेक्टर होगी क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। अब दूसरी बात, अगर इसकी एसआई यूनिट देखोगे, एसआई यूनिट की बात कर लो तो इसकी यूनिट हमें यहां से दिख जाएगी। ऊपर फोर्स है, नीचे चार्ज है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलाम। तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलाम। और अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो बेसिकली एक और टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। और जब पोटेंशियल को हम लोग डिस्टेंस से बेसिकली डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से इसकी एक और यूनिट आती है, वो यूनिट हो जाती है जो कि ऊपर पोटेंशियल नीचे डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर। तो इसकी एक यूनिट और हो जाती है वोल्ट पर मीटर। इसकी दो यूनिट हो जाती हैं, एक है न्यूटन पर कूलाम जो यहां से हमको दिख रही है, और दूसरी वोल्ट पर मीटर जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। क्लियर है? तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक बात और, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर एक्सप्रेशन भी हमें देखना चाहिए। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म ये हो जाती है E वेक्टर इज इक्वल टू K Q बाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। अब यहां पे जो एन कैप है ये बेसिकली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है और ये यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर एन कैप है यूनिट वेक्टर विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ E। यह है यूनिट वेक्टर विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ E। क्लियर है? अब ये डायरेक्शन देगा, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन होगा क्या ये भी थोड़ा सा समझ लो। देखो, चूंकि हमने बताया था कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही फोर्स है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब ये समझो कि अगर गिवन चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया और ये गिवन चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा अपने से अवे, रिपेल करने के लिए अपने से अवे फोर्स लगाएगा। अवे लगाएगा मतलब इसका फोर्स अवे है, फोर्स अवे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर गिवन चार्ज पॉजिटिव है तो वो अवे होगी। तो पहला डायरेक्शन हमको मिल गया कि अगर गिवन चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। दूसरा, अगर ये गिवन चार्ज हमारा ये वाला निगेटिव है तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा मतलब ये अपने तरफ फोर्स लगाएगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। इसका मतलब अगर गिवन चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी होगी टुवर्ड्स द चार्ज।
ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होती हैं डायरेक्शन के लिए, तो ये ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज होती है। ठीक है, ओके। अब देखो हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली टू चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें दो कंडीशंस होती हैं कि चार्जेस इक्वल और अपोजिट होने चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए, काफी स्मॉल होनी चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वही सिस्टम हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस होंगे, वो इक्वल और अपोजिट होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल होगी। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा, यहां पे एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है -q, ये है +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस है इनके बीच की 2a। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये बेसिकली पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन -q से +q की तरफ होगा और इसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका डायरेक्शन -q से +q की तरफ होगा और जिसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस की डिस्टेंस और किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अगर चार्जेस -q +q हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 2a है तो P हमारा हो जाएगा दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a और किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो हो जाएगा q, तो ये हो जाएगा इंटू q, तो P हमारा हो जाता है 2aq। P हमारा क्या हो जाता है? 2aq। अब यहां पे डायरेक्शन हम लोग देख ही चुके हैं, -q से +q की तरफ होगा। अगर SI यूनिट हम लोग देखें इसकी तो इजीली समझ सकते हो। SI यूनिट इसकी हो जाती है 2a डिस्टेंस है तो मीटर, q कूलाम, चूंकि चार्ज है तो मीटर इंटू कूलाम, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर कूलाम। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़नी है और इस पे कुछ टॉर्क वगैरह जो लगेंगे वो भी हमें पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। हो गया सबका? ठीक है, अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो देखेंगे। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो अलग अलग डायरेक्शंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी देखनी होती है। एक होता है जो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होता है, डाइपोल के एक्सिस की तरफ। जैसे मान लो ये हमारा डाइपोल है -q और ये है +q, ये सेंटर है, तो ये जो एक्सिस के अलोंग का डायरेक्शन है
इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल डायरेक्शन में फील्ड। सेंटर से हम लोग r डिस्टेंस पे पॉइंट P ले रहे हैं। ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। r डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है पॉइंट P पे। P हमारा एक्सियल डायरेक्शन में है, तो इस वजह से ये फील्ड है हमारी एक्सियल डायरेक्शन की। एक्सियल डायरेक्शन की फील्ड जब हम लोग डेराइव करते हैं तो ये हमारी आती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारा आता है EA लिखेंगे हम लोग। EA इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक्सियल डायरेक्शन की फील्ड है, इस वजह से हम लोग इसको EA लिखते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा आता है 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब, 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब, जहां पे 2 तो खैर 2 है, K हमारा वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट होता है 1/4πε0 वो है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो भी हम लोग देख चुके हैं, और जो R है ये वही एक्सियल डायरेक्शन की सेंटर से डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, बतानी थी। तो ये होता है एक्सियल डायरेक्शन की फील्ड। एक्सियल डायरेक्शन का मतलब जो एक्सिस के अलोंग का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में। और जो दूसरा डायरेक्शन है इसका वो होता है इक्वेटोरियल डायरेक्शन। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग का डायरेक्शन होता है उसी को कहते हैं इक्वेटोरियल डायरेक्शन। तो देखो सेकेंड है इक्वेटोरियल डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब लोग जानते हो कि जो डाइपोल के सेंटर से पास होगा, मतलब उसको बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो सेंटर से जाए, मिड पॉइंट से जाए और परपेंडिकुलर भी हो। तो उस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये मान लो हमारा डाइपोल है -q और ये +q, ये सेंटर है, डिस्टेंस a होगी चूंकि टोटल डिस्टेंस 2a होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे r डिस्टेंस पे लेते हैं पॉइंट P, तो ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये एंगल भी हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो ये पॉइंट अगर P है तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हो जाती है √r² + a², और ये वाली डिस्टेंस हो जाती है √r² + a²। अब अगर इनको देखो तो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो जब हम लोग डेराइव करते हैं जो इक्वेटोरियल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत होगी जिसकी, वो आता है E लिखते हैं, E फॉर इक्वेटोरियल, और वो हमारा होता है KP/r³। क्लियर है? ये क्या होता है KP/r³, जहां पे K 1/4πε0 है, P हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब 2aq है, डाइपोल मोमेंट है, और R वही डिस्टेंस है जो इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। क्लियर है? अब यहां से एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हो, अगर अभी याद हो तुम्हें, तो अभी हम लोगों ने एक्सियल डायरेक्शन में R डिस्टेंस पे जो फील्ड लिखी थी वो आई थी 2KP/r³, और जो इक्वेटोरियल डायरेक्शन की हमने फील्ड लिखी है R ही डिस्टेंस पे, वो आई है KP/r³। मतलब जो एक्सियल डायरेक्शन की फील्ड होगी सेम डिस्टेंस के लिए, वो इक्वेटोरियल डायरेक्शन की फील्ड की डबल होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों को मिल जाता है कि जो एक्सियल डायरेक्शन की फील्ड है EA, इट इज इक्वल टू 2EE, वो डबल है इक्वेटोरियल डायरेक्शन के फील्ड की। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि मान लो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम लोग अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को बेसिकली हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क। इसमें इलेक्ट्रिक टॉर्क आएगा, अभी हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक टॉर्क के नाम से भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें हम लोग स्लैश करके लिख लेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्क। मान लो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इक्विडिस्टेंट और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग वही कर रहे हैं, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट इसको। ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये टोटल डिस्टेंस 2a होती ही है, और ये एंगल है हमारा थीटा। जब ऐसे हम लोग प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ बाई क्यू होती है, तो वहां से F इक्वल टू हो जाता है QE। F इक्वल टू क्या हो जाता है? QE। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे QE फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगने लगता है, F इक्वल टू QE के अकॉर्डिंग। और जो निगेटिव चार्ज है उस पे फोर्स माइनस QE लगेगा। माइनस QE लगेगा मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका QE ही होगा, लेकिन माइनस साइन की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। क्लियर है? क्या करेगा वो? माइनस साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो जो निगेटिव चार्ज है उस पे QE मैग्नीट्यूड का ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो इस तरह से जो दोनों चार्जेस हैं प्लस Q और माइनस Q, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं दोनों चार्जेस, और उनपे जो फोर्सेस हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्योंकि वो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं तो पूरा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, और नेट फोर्स 0 हो जाता है इस वजह से ये कभी लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं करता। नेट फोर्स 0 हो जाता है इसलिए। क्लियर है? लेकिन ये फोर्सेस चूंकि इक्वल और अपोजिट हैं और इनके लाइन ऑफ एक्शंस, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो जब भी कभी ये सिचुएशन होती है कि कहीं पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हों और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो वो फॉर्म कर देते हैं कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स बेसिकली जनरेट करता है टॉर्क। तो यहाँ पे जो टॉर्क हमारा आता है, फोर्स नहीं लगेगा नेट इस पे, बट टॉर्क लगेगा। टॉर्क जो आता है वो हमारा आता है फाइनली PE साइन थीटा। ये हमारा आता है PE साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उसका हम लोग देख सकते हैं। टाउ वेक्टर हो जाता है, जैसे तुम जानते हो AB साइन थीटा A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। ऐसे जो P साइन थीटा है वो हमारा P क्रॉस E हो जाता है। तो P साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। P साइन थीटा को हम लोग P क्रॉस E लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाता है P क्रॉस E। ये हमारा टॉर्क हो जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल पे। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बाय डेफिनेशन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी गिवन एरिया के परपेंडिकुलर पास होती हैं वो नंबर होता है, लेकिन इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है फाई, वो हमारा हो जाता है E डॉट ए। यहाँ पे एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर के बारे में तुम लोग जानते हो, पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोई भी प्लेन है उसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर और अवे होता है। जैसे इस बोर्ड का अगर हम लोग देखें एरिया वेक्टर, तो इसका जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर और अवे ऐसे होगा।
इसका एरिया वेक्टर। इस हथेली का देखें, इसका प्लेन ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर अवे ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। क्लियर है? तो जब इसका डॉट ओपन करते हो तो फाई हमारा हो जाता है बेसिकली ये cos थीटा, तो ये हमारा फ्लक्स हो जाता है। और जो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है, पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, क्रॉस वेक्टर होता है, डॉट स्केलर होता है, तो ये स्केलर है। इसकी एसआई यूनिट है हमारी, यहां से देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, और ए एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट थी वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इंटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे वाले मीटर से ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मीटर का, तो ये हो जाता है वोल्ट मीटर। तो एक और यूनिट इसकी क्या हो जाती है? वोल्ट मीटर। एक यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरी यूनिट वोल्ट मीटर, तो इसकी 2 यूनिट हो जाती है। देखो अब हम लोग करते हैं गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो गॉस लॉ की अगर हम बात करें, बहुत आते हैं क्वेश्चंस इस पे, छोटे छोटे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले लॉ देखते हैं। गॉस लॉ एक्चुअल में किसी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है। ये एक साइंटिस्ट गॉस के नाम के ऑनर में है। इन्होंने ये बताया था कि किसी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस में जितना नेट चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स अगर हम लोग ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? तो ये बेसिकली इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाई होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए वो हो जाता है 1/ε0 इंटू क्यू नेट, जितना नेट चार्ज उसमें होता है। मतलब इसी को लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। क्लियर है? अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन से कुछ ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो उसमें से पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ऐसे करके इसको समझ सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें फर्स्ट है हमारा जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। मान लो एक लॉन्ग वायर है हमारा, लॉन्ग है तो हम लोग डॉटेड लाइन से और भी एक्सटेंड करके दिखा देंगे कि हाँ ये और भी जाएगा आगे। और इस पे हम लोग मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। अब हम लोग को आर डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट पी है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं, एल लेंथ का मान लो, एल लेंथ का ऐसे हम लोग सिलेंडर एज्यूम करते हैं जिसकी रेडियस आर ही होती है और जिसका एक्सेस इसी वायर पे होता है। इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस, ये हम जानते हैं। अब जब यहां पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है E इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा वही चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब Q बाई L, तो लैम्डा बाई 2πε0 R। तो जो लॉन्ग वायर होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आती है गॉस लॉ के एप्लीकेशन के थ्रू। जो उसका फार्मूला आता है जिसकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है वो है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 R। क्लियर है? ये दूसरा जो एप्लीकेशन है
वो है यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग शीट। शीट या प्लेट कुछ भी कह सकते हो। यहां पे मान लो कोई हमारी शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इस शीट पे सिग्मा है। इसमें भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंडर के फॉर्म में ही, ऐसे। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं। तो जब इसमें भी हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं फिर से, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारे यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की, वो आती है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना आती है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी खूब आते हैं, इसका आगे भी एप्लीकेशन है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्पेशल है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डिस्टेंस आ ही नहीं रही है, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस कम हो ज्यादा हो, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। सिग्मा भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की। क्लियर है? डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के वेरी होने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये अनचेंज्ड रहेगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एप्लीकेशन गॉस लॉ का। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल। जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, ये सेंटर है, इस पे हमने Q चार्ज दिया है जो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 3 अलग अलग पोजीशंस पे हम लोग निकालते हैं